महम कांड का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं। यदि महम कांड की बातचीत करें और आनंद सिंह डांगी को याद ना किया जाए तो वो कहानी अधूरी रहती है। जी हाँ, एक कहानी शुरू होती है 1977 से। चौधरी देवीलाल जी देश के एक बड़े नेता उभर करके आते हैं। उसके बाद 87 में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। एक आम सरपंच होते हैं महम विधानसभा से, जिनका नाम है राम राम। नमस्कार। राम राम भाई, धन्यवाद। ठीक हो? कांड की चर्चा करें। एक कांड हुआ था जी। कांड करने वाले हम नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला और उसकी सरकार थी सारा कांड करने वाली। चौटाला परिवार से बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो एक साजिश थी। उसके बाद भी हमारे विधायक महम से चुन करके आए। कोई बात नहीं, वो चीज हमारी शराफत का नतीजा था कि कहीं ना कहीं आप भी बचा सकते थे महम को जलने से। यदि उस वक्त आप पीछे हट जाते या पंचायत वगैरह करते तो ये कहते कि भाई कोई नहीं, अपने विधानसभा का नुकसान हो जाएगा, मैं चुनाव फाइट में। कितनी सच्चाई कि पूरे विधानसभा में आपको जहां दफ्तर खोलते, शाम को बात हुई, सुबह बंद हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपको एक मतलब 4 दीवारी वाला एक प्लॉट मिला, वहां आपको खुले में एक दफ्तर जमाना पड़ा। हाँ, यही थी बात। हमने 5-6 जगह दफ्तरों की बात करी, शाम को बात करी, सुबह हम यहाँ पर कुर्सी डालेंगे, रात को उनके ऊपर दवा डाल करके वो सारी चीज करते चले गए। फिर अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात करें, 19 में आपने देखा नुकसान जो हुआ पार्टी को, गुटबाजी की बड़ी बात आती है। आप हुड्डा साहब के गुट से हो, शैलजा गुट से हो, रणदीप गुट से हो, किरण गुट से हो, कौन से गुट से? चौटाला मुख्यमंत्री कभी 1 हफ्ता, कभी 3 दिन, कभी 3 महीने, इस तरह से जो, इसलिए ये जोड़ तोड़ करके 5 बार मुख्यमंत्री गिने जाते हैं। जोड़ तोड़ के 5 बार, जोर जबरदस्ती। अच्छा दांगी जी, उसके बाद 17 मई को फिर से उपचुनाव होता है दूसरी बार। एक उम्मीदवार होते हैं अमीर सिंह नाम के, वो निर्दलीय खड़े हुए या किए जाते हैं वो आप बता देना। उनका भी उसके बाद कत्ल हो जाता है। अमीर सिंह को खड़ा किया गया, पुलिस फोर्स 350 रिकॉर्ड में है। 350 पुलिस वाले, अफसर, कर्मचारी, सब कुछ आ करके गली में आए, शोर मचा, वो पुलिस आ गई। अपनी हवेली का बारजा है, जैसे ये है, वो पहले बारजे डाट वाले हुआ करते ना पुराने जमाने। हाँ, पुराने ज़माने के। उस पर मैं बाहर आ करके मैंने कहा हमारे क्या बात है, क्या बात होगी। नीचे पुलिस सारी गली ठाडी भरी, नीचे से एकदम से फायर, एकदम फिल्मी स्टाइल वाला काम हुआ। हाँ यस, फिल्मी स्टाइल। वो तो डायरेक्शन या एंगल का फर्क रहेगा ना, तो वहीं पर जो है ना मामला बिगड़ जाता। और उसके बाद एक घटना और जुड़ी थी, अभय सिंह चौटाला बूथ कैप्चरिंग का शायद कुछ ऐसा मामला आया था, वो किस टाइम की बात है? वो उसी वक्त की बात है। ये वो महम कांड का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं। यदि महम कांड की बातचीत करें और आनंद सिंह डांगी को याद ना किया जाए तो वो कहानी अधूरी रहती है। जी हाँ, एक कहानी शुरू होती है 1977 से। चौधरी देवीलाल जी देश के एक बड़े नेता उभर करके आते हैं। उसके बाद 87 में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। एक आम सरपंच होते हैं महम विधानसभा से, जिनका नाम है आनंद सिंह डांगी। यदि हम चौटाला परिवार से बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो एक साजिश थी। उसके बाद भी हमारे विधायक महम से चुन करके आए। कोई बात नहीं, वो चीज हमारी शराफत का नतीजा था कि कहीं ना कहीं आप भी बचा सकते थे महम को जलने से। यदि उस वक्त आप पीछे हट जाते या पंचायत वगैरह करते तो ये कहते कि भाई कोई नहीं, अपने विधानसभा का नुकसान हो जाएगा, मैं चुनाव फाइट नहीं। इसमें कितनी सच्चाई कि पूरे विधानसभा में आपको जहां दफ्तर खोलते, शाम को बात हुई, सुबह बंद हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपको एक मतलब 4 दीवारी वाला एक प्लॉट मिला, वहां आपको खुले में एक दफ्तर जमाना पड़ा। हाँ, यही थी बात। हमने 5-6 जगह दफ्तरों की बात करी, शाम को बात करी, सुबह हम यहाँ पर कुर्सी डालेंगे, रात को उनके ऊपर दवा डाल करके वो सारी चीज करते चले गए। फिर इसमें कितनी सच्चाई कि पूरे विधानसभा में आपको जहां दफ्तर खोलते, शाम को बात हुई, सुबह बंद हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपको एक मतलब 4 दीवारी वाला एक प्लॉट मिला, वहां आपको खुले में एक दफ्तर जमाना पड़ा। हाँ, यही थी बात। हमने 5-6 जगह दफ्तरों की बात करी, शाम को बात करी, सुबह हम यहाँ पर कुर्सी डालेंगे, रात को उनके ऊपर दवा डाल करके वो सारी चीज करते चले गए। फिर अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात करें, 19 में आपने देखा नुकसान जो हुआ पार्टी को, गुटबाजी की बड़ी बात आती है। आप हुड्डा साहब के गुट से हो, शैलजा गुट से हो, रणदीप गुट से हो, किरण गुट से हो, कौन से गुट से संबंधित? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। बातचीत कर लेते हैं राजनीति की। हालांकि जो राजनीति है 2024 की, उसका जिक्र तो बाद में करेंगे। आपने सुना होगा एक चर्चित कहानी, एक बड़ी
दिलचस्प एक स्टोरी रही है और महम कांड का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं। यदि महम कांड की बातचीत करें और आनंद सिंह डांगी को याद ना किया जाए तो वो कहानी अधूरी रहती है। जी हाँ, एक कहानी शुरू होती है 1977 से। चौधरी देवीलाल जी देश के एक बड़े नेता उभर करके आते हैं। उसके बाद 87 में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। एक आम सरपंच होते हैं महम विधानसभा से, जिनका नाम है आनंद सिंह डांगी। वो उनसे जुड़ते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है और कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर के उनकी पार्टी से या उनसे जुड़ते हैं। तो स्वयं आनंद सिंह डांगी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। डांगी साहब राम राम। नमस्कार। राम राम भाई, धन्यवाद। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिक्र कर लेते हैं। पहले तो स्वास्थ्य ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बात करूंगा 1990 की। दशक पुराना था और कांड जो हुआ था, आपके बिना वो कहानी में अगर जिक्र ना करें तो मज़ा नहीं आता है। कैसी कहानी रही थी, क्या शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा एक बार बताइएगा। देखो, आपने कांड की चर्चा करी, एक बार कांड हुआ था जी। कांड करने वाले हम नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला और उसकी सरकार थी सारा कांड करने वाली। वो एक प्रजातांत्रिक मसले को तहस नहस करने का उनका जो कार्य हुआ, उसकी वजह से सारा सब कुछ मैं हुआ। जो मैं तो आकांक्षा थी चीफ मिनिस्टर बनने की, और आगे राजनीति में जैसे भी उन्होंने किया सारा सब कुछ उस भावना के अनुसार उन्होंने सारा सब कुछ गलत किया। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता जिसके साथ है वही शेर है, और जनता जिसके साथ नहीं है वो कुछ भी नहीं है। 1 मिनट रोकना चाहूँगा दांगी साहब, कहाँ स्टोरी अलग हुई? चौधरी देवीलाल के एक भगत के तरह दिखते थे आप, चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़े थे। उसके बाद उनके पुत्र की बारी आई, और एक किस्सा है कि उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बस में बैठ के स्वयं आपके पास आया करते थे। इस कहानी का भी जिक्र आगे करेंगे। तो दूरिया कहाँ से आई? दूरिया यही जो 3 बार चौधरी देवीलाल महम से इलेक्शन लड़ा उन्होंने एमएलए का, और 3 बार जीत करके नॉमिनेशन फाइल किया, चले गए, हमने इलेक्शन लड़ा और जीत के बाद लो चोई साहब आप एमएलए बन गए। सारा सब कुछ चलता रहा। उसके बाद 87 में और 90 में जो है ना पार्लियामेंट का इलेक्शन आया जी, उसमें चौधरी देवीलाल ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और देश के ऊपर प्रधानमंत्री बने। उसकी वजह से मैम की सीट खाली हुई, क्योंकि उस वक्त जिस टाइम चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, तो मैम से ही विधायक चौधरी देवीलाल थे, और रोहतक से ही इलेक्शन लड़ करके पार्लियामेंट का हिंदुस्तान की राजगद्दी पर जा करके चौधरी देवीलाल बैठे। उसकी वजह से मैम की सीट खाली हुई जी। उस खाली सीट पर जैसे एक सिस्टम था हमारे हल्के का, पंचायती सिस्टम। 3 बार चौधरी देवीलाल भी एक पंचायती उम्मीदवार के रूप में वहाँ से इलेक्शन जीत करके गए। उसके खाली होने के बाद फिर वही पंचायत हुई, और उस पंचायत ने मेरे हक में फैसला किया। मैंने पंचायत में ही कहा कि भाई हम चौधरी देवीलाल के साथ लगे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद ले लें तो इलेक्शन लड़ने में मज़ा आएगा और एक तरफा बात हो जाएगी। क्योंकि जो हालात थे उस वक्त, चौधरी देवीलाल सर्वोपरि नेता थे, तो उस बात को लेकर के पंचायत हुई। पंचायत ने मेरे हक में फैसला किया। चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को वहीं से लड़ाना चाहते थे। कोई बात नहीं, लड़ा लो, लेकिन लोगों की भावना के अनुसार तो हमने चलना पड़ेगा। वहाँ से पंचायत के लोग इकट्ठे होकर के फैसला करके चौधरी देवीलाल के पास गए। दिल्ली निवास पे? दिल्ली निवास पे नहीं, हरियाणा भवन। हरियाणा भवन। और उस वक्त चीफ मिनिस्टर की बात थी, जब तक हरियाणा भवन नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो वहाँ पर 1 घंटा लोग बैठे रहे, उनकी बात सुनने के लिए चौधरी देवीलाल नहीं आए। जब शोर शराबा करने लगे तो चौधरी देवीलाल नीचे उतर के आए और लोगों से कहा कि मैं इसको पंचायत नहीं मानता। लोगों ने कहा जी सारे 36 बरादरी के लोग जो मुखिया हैं पूरे हल्के के आपके सामने बैठे हैं और हमारा ये फैसला है। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं आकर के पता करूंगा कि आया कि कोई फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है। तारीख तो पंचायत पे वो भरोसा नहीं जताया उन्होंने? भरोसा नहीं जताया पंचायत के ऊपर, और एक दिन दे दिया। वो दिन आज मुझे याद नहीं है, 14 तारीख थी शायद। वे 14 तारीख को मैं आऊँगा और पता करूँगा कि पंचायत हुई कि नहीं हुई। वो 14 तारीख आ जाती है। वो ओम प्रकाश चौटाला के हक में प्रचार करने के लिए ही आए। अच्छा, कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं उनकी आपसे, सीधा अपने पुत्र को लेकर के आ गए? हाँ, अगर आ जाते, लोगों में बात करते, लोगों को समझाते, तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी।
एक पहाड़ से टक्कर लेने की। ऊपर का राज उनका, नीचे का राज उनका, सब कुछ, सारी ताकत उनकी। हम तो एक साधारण हल्के से ही थे सारे लोग। बाहर के लोगों का भी समर्थन साथ बहुत थोड़ा था। बाई चांस जो उनसे नाराज़ थे कहीं कहीं, वो लोग हमारे समर्थन में आए, लेकिन मैं हल्के के लोगों ने ही सारी फाइट करी। उसके बाद मैंने कहा, पंचायत वापस आ गई। पंचायत ने फिर दोबारा पंचायत में जो बात कही कि भाई हम तो इस तरह गए थे, चौधरी देवीलाल ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर मैंने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाओ, पंचायत की इज्जत के लिए, पंचायत की पगड़ी के लिए, चाहे कितनी दिक्कत, समस्या, नुकसान कुछ भी उठाना पड़े, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और असल कहानी फिर वहीं से शुरू हुई। वहीं से शुरू हुई। अगर चौधरी देवीलाल चाहते तो वो बात सुलझ भी सकती थी। इसकी हठधर्मी ओम प्रकाश चौटाला की कि मैं तो मैम का बैम निकालूंगा, ये बात कही कि मैम का बैम निकालूंगा। उन्होंने तो थानेसर सीट भी खाली थी उस वक्त, और मैम की 2 सीट खाली थी। तो उसमें जो है वो वहाँ से भी लड़ सकते थे। अगर चौधरी देवीलाल चाहते तो मैम से भी लड़ सकते थे। ऐतिहासिक चबूतरा आज भी इसीलिए महम को माना जाता है कि ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। कोई पंचायत हो वो महम में ही होती है। उस तक थी सारी चीज़ें। उस वक्त तक पंचायत जो फैसला करती थी मान्य होता था। जी जी। अब पंचायत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पंचायत सर्वोपरि है। पंचायत पंच जहाँ परमेश्वर भगवान का रूप होता है, लेकिन उस रूप को उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से सारा सब कुछ खेल बदल। फिर आ जाता है चुनाव। 27 फरवरी को चुनाव तय हो जाता है कि चुनाव होगा उस दिन। उसके बाद क्या हुआ? कैंसिल हो गया? 27 जनवरी का जो चुनाव हुआ, इन लोगों ने ये मान लिया कि हमारी हार है। चारों तरफ आनंद सिंह दांगी, केसरिया रंग, मेरा झंडे का रंग केसरिया था। उस वक्त हाड़ी है तो पाड़ी है तो घर है तो दुकान है तो कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर आनंद सिंह डांगी दिखाई देता केसरिया झंडा, क्रांति का रूप है केसरिया। उस झंडे के रूप में जो है ना, सारा हल्का और इलाका मतलब एक किस्म से बिल्कुल ओपन था कि हम इस चुनाव को हम जीतेंगे। और ये बात रास नहीं आई चौटाला पर? ये रास नहीं आई। तो 27 तारीख को जो पोलिंग हुई, तो उस पर ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग, पुलिस के अफसर रेड हैंडेड पकड़े गए वोट डालते हुए। जिन लोगों की इन्होंने ड्यूटी, पॉलिटिकल आदमी ड्यूटी लगा रखी थी, वो बैठ करके सारा सब कुछ कराने लग रहे। उसमें जो है ना, ऐसा हाल इन्होंने कर दिया कि प्रजातंत्र कहीं है ही नहीं। उसकी वजह से कई बूथों पर रीपोल भी हुआ, और इस रीपोलिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे भाई भी कई मारे गए। सरपंच भी शायद एक आपके गांव? हरी सिंह ना, मेरे गांव का नहीं, खरक बैंसी का था हरी सिंह सरपंच। वहाँ पर 3 आदमी मरे। एक मैं अब थोड़ा सा मिस कर गया, एकदम से यह बात आ गई। 3 आदमी मरे वहाँ। एक राजकुमार था और एक हरी सिंह था, और एक कोई झिमर कास्ट से थे। झिमर से राजकुमार था, एक वाल्मीकि कास्ट से था, और ये एक हरी सिंह जो था एक सरपंच था, जाट कम्युनिटी से था। 3 वहाँ मारे गए। मैं मुझे एक बनी महाराजपुर में एक बूथ पे पोलिंग थी, महम में थी। सब जगह इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। उस ज़बरदस्ती को हमारी प्रेस ने भी उजागर किया। कई संस्थाएं वहाँ पर मौके पर थी, उन्होंने सारा सब कुछ उजागर किया, जिसकी वजह से इलेक्शन काउंटरमांड हुआ। उस इलेक्शन को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, जुल्म हुए, अत्याचार हुए। इलेक्शन कैंसिल हुआ। उसके बाद भी चौधरी देवीलाल ने ऐसा नहीं सोचा कि सागजनी हो जाएगी, सागजनी को कम किया जाए, बुझाया जाए, या तो आपसे बातचीत करी जाए? मैं या समझता हूँ कि चौधरी देवीलाल किस दबाव में थे, कैसे क्या थे, पारिवारिक दबाव था या कोई कमी थी, जनता को जनता नहीं माना। क्योंकि रोक सकते थे, मेरे को लगता है। एक अपने बेटे को और अपने परिवार को सब कुछ मान लिया। जिस देवीलाल के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, और उस संघर्ष में ट्रैक्टर भी टूटे, सिर भी फूटे, आदमी भी मरे, राज दे दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद SYL के मुद्दे का सारा संघर्ष था पूरा हरियाणा, क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है। कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। SYL के मुद्दे पर संघर्ष था। उस संघर्ष के बाद जो निकल करके बात आई, देश के चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये बड़े दुख की बात है
कि चौधरी देवीलाल ने राजगद्दी पर जाने के बाद उस SYL के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि वो समझौता उनका एक बार जो अध्यक्ष थे उनसे हो चुका था। वो अगर उस टाइम रुचि लेते या मतलब कोशिश करते तो वो समस्या आज समाधान हो जाता उसका उसी वक्त, क्योंकि उस टाइम इतनी कंट्रोवर्सी नहीं थी और ताकत थी चौधरी देवीलाल की। वो अगर चाहते तो SYL का जो मुद्दा बना हुआ है और बना ही रहेगा, हाँ, उसका समाधान मैं समझता हूँ कि होने वाला नहीं है। तो उसमें जो है ना वो चाहते तो वो उस टाइम हो सकता था, लेकिन वो SYL का भी छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र मोह में फंस करके सारे प्रदेश का ऐसा हल कर दिया कि उसके बाद जो इलेक्शन आया प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा इसको। 3 बार MLA चौटाला मुख्यमंत्री, कभी 1 हफ्ता, कभी 3 दिन, कभी 3 महीने, इस तरह से जो इसलिए ये जोड़ तोड़ करके 5 बार मुख्यमंत्री गिने जाते हैं। जोड़ तोड़ के 5 बार, जोर जबरदस्ती के 5 बार, ये सारा सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं श्रेय तो आपको भी जाता है, यदि आप चुनाव में नहीं होते तो ये 5 बार नहीं बनते। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वो तो भगवान के लेख हैं सब, जी। किसी के बस की बात नहीं होती। हमने काम किया था अपने हल्के में, लोगों के बीच में रह करके, उनके दुख सुख में रह करके, बच्चों के रोजगार के लिए सारा सब कुछ जो किया, उसमें जनता मेरे साथ थी, इनके साथ नहीं थी। अच्छा दांगी जी, उसके बाद 17 मई को फिर से उपचुनाव होता दूसरी बार। एक उम्मीदवार होते हैं अमीर सिंह नाम के, वो निर्दलीय खड़े हुए या किए जाते हैं वो आप बता देना। उनका भी उसके बाद कत्ल हो जाता है। अमीर सिंह को खड़ा किया गया क्योंकि मेरा नाम अल्फ़ाबेटिकली सबसे ऊपर आता था और जो सिंबल अलॉटमेंट होती थी, इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी से चुनाव चिन्ह लेता था। जी। पार्टी का तो चुनाव, नेशनल पार्टी है उनका तो अलॉटेड चुनाव चिन्ह होता था। मेरा पहले इलेक्शन में शेर का निशान था। उन्होंने ये किया कि शेर के निशान को इससे टाला जाए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से आनंद और अमीर पहला आता है, आनंद सिंह बाद में आता है। उस करके जो है वो बड़ा शरीफ और चौधरी देवीलाल का भगत था लड़का, उसका नाम नॉमिनेशन करवाया और उसको मैदान में उतरवाया। 4 बार मेरा, जिस दिन नॉमिनेशन के बाद सिंबल अलॉटमेंट होने वाली बात है, 4 बार एक ही दिन में मेरे निशान बदले गए। शेर तो दिया ही नहीं, वो बात आगे दूसरा हमने छतरी का लिया। और उसके बाद एक नारा चला, आया आया शेर आया, महम का शेर आया, आनंद सिंह दांगी वो पहले का था। अच्छा, वो उससे पहले का था। पहले का था। शेर तो फिर आनंद सिंह दांगी बन ही गया था, बना दिया था विधानसभा में। लोगों ने बड़ी कुर्बानी दे करके सारा सब कुछ किया। छतरी का निशान हमने लिया, 1 घंटे के अंदर सबके हाथों में छतरी आ गई। वो चेंज कर दिया, अब ये तो और भी ज़्यादा पॉपुलर। पहले शेर फिर छतरी, मतलब दोनों ही सिंबल आपके तो ऐसे आ गए। हाँ, फिर वो भी बदल दिया। फिर कबूतर का जोड़ा लिया, वो भी बदल दिया। फिर एक गुलाब का फूल था टेन का, वो लास्टली जो है ना वो सिंबल हमारा आया। उसके हिसाब से जो है चुनाव लड़ा गया। चारों तरफ यही बात थी। लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम चेंज करा, जैसे केसरिया रंग था, इनका हरा रंग था, झंडे हरे लगा लिए, लेकिन अंदर आनंद सिंह दांगी और केसरिया कलर। ये बात प्रचलित हुई थी कि मैं हल्का तरबूज बन गया, ऊपर से हरा अंदर से केसरिया। 1-2 इंस्टांस भी हुई है। या जब भी वोट मांगने जा रहा था एक दिन मोखरा गांव में, एक बुढ़िया बैठी थी बाहर, वह देख करके उसने ये समझा कि आनंद सिंह दांगी आ गया, हरा झंडा लगा रखा था। वो कहने लगी, बेटा रुक जा, मैं माला लेकर आऊँ, ये झंडे झंडे में ला रखे हैं, उन्हें वोट सारी थे। अच्छा, अजय चौटाला को ये बात थी। इस तरह से सारा माहौल का कारण यही था कि हम आपस में दुख सुख में शामिल होकर के एक भाई की तरह से हमने लोगों की सेवा करी। और इन लोगों ने हमेशा राजनीति करने की कोशिश करी, लोगों को धोखा देने की कोशिश करी। राजनीति का मतलब है राज करो लेकिन नीति से करो, ईमानदारी से करो, नेक नीति से करो, लोगों की भलाई के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, खाली राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं। पब्लिक कोई किसी बात पर साथ देती तो इसीलिए कि भाई हमारा नहर पानी आएगा, नहर बनेंगी, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, ITI बनेगी, अच्छा विकास होगा, अच्छा विकास होगा। मेरा कहने का मतलब यही है। इन्होंने कुछ नहीं करा। जिन लोगों ने इनके लिए सब कुछ करा, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। और यही एक कारण था कि आनंद सिंह दांगी का साथ में हल्के के लोगों ने दिया।
और इसमें जो है ना ये देख लिया इन्होंने कि भाई पार पड़ने वाली बात नहीं है। अमीर सिंह को अजय अपने साथ लेके गया एक पार्टी से, और उसका फिर रात को ही मर्डर करके मुंडा डाला। पहले जो हमारे सामने बात आती है सोरखी डाला था, वहाँ पर जो मुंडाल पड़ा था एक बर्ड का शेड भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो निकल चुका था। उठा करके वहाँ पर उसको डाला है जब खून सूख लिया था। हाँ, और मुंडाल में ही इसने मीटिंग करी चौटाला ने, जानबूझ के पूरी मीटिंग करके सारे मतलब चाय पानी बर्फी सर्फी सब खा करके आखिरी वर्ड थे इसके कि पता लग गया कि हमारा एक साथी जो इंडिपेंडेंट फार्म पर रखा था उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहानी। तो आरोप कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा था कि दांगी के ऊपर ये लगाया जाए। हो गया डाइवर्ट, हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी, मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, 2 गांव के लड़के थे कि इन्होंने अमर सिंह का मर्डर करा। दाह संस्कार के हम बैठे थे, इलेक्शन काउंटरमैंड हो गया वो भी, क्योंकि कैंडिडेट मरने के बाद इलेक्शन नहीं होता, काउंटरमैंड हो गया। हम इंतजार में थे कि डेड बॉडी आएगी, दाह संस्कार पर जाएंगे। डेड बॉडी आई, हम उठ करके चल पड़े। 2 पत्रकार आए उसी टाइम, उन्होंने आकर कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं दाह संस्कार पर जा रहे हैं, गांव का लड़का था, शरीफ लड़का था, उसका मर्डर हुआ है। बोले आप मत जाना, वहाँ कुछ भी हो सकता है, आपके खिलाफ जो है ना एफआईआर लो, बाय नेम एफआईआर लॉन्च कर देंगे। उनके कहने से हम रुक गए, बाकी लोग हमने भेज दिए वहाँ पर। दाह संस्कार के बाद जो बरियल ग्राउंड पे जो डायरेक्शन दी ओम प्रकाश चौटाला ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को, अभी रोहतक जाने से पहले मेरे को समाचार देना है। आनंद सिंह डांगी उस वक्त ढेर हो जाने चाहिए। चलो जो भी उनकी मंशा थी, मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा सुना था कि लेकिन बात ऐसी ही थी जो वो कह के गया था। और उसी प्रकार से वहाँ से आकर के सीधे अपने घर पर पुलिस फोर्स 350 रिकॉर्ड में है, 350 पुलिस वाले अफसर कर्मचारी सब कुछ आकर के गली में आए, शोर मचा, वो पुलिस आ गई। अपनी हवेली का बारजा है जैसे ये है, वो पहले बारजे डाट वाले हुआ करते ना पुराने जमाने। हाँ, पुराने ज़माने के। उस पर मैं बाहर आकर के मैंने कहा हमारे क्या बात होगी? नीचे पुलिस सारी गली ठाडी भरी, नीचे से एकदम से फायर, एकदम फिल्मी स्टाइल वाला काम हुआ था। हाँ यस, फिल्मी स्टाइल। वो तो डायरेक्शन या एंगल का फ़र्क रहेगा ना, तो वहीं पर जो है ना मामला बिगड़ जाता। और उसके बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, जिसको लीड कर रहा था करतार सिंह तोमर, एसपी था उस वक्त। हाँ, उनमें कई डीआईजी था, एक वो पठान था डीआईजी जी। सारे के सारे चढ़ने लगे, तो मेरी मिसेज और 8-10 औरतें थी वहाँ पर, वो जीने में अड़ गई, इनको ऊपर नहीं जाने दिया। बल्कि तोमर को मेरी मिसेज ने थप्पड़ भी मारा, आराम खा ले, ज़्यादा नमक हरामी करने वो शायद आपके करीबी भी बताए जाते थे। हाँ वही तो नमक हरामी, इसीलिए तो कहा भाई आज नमक हराम करना आएगा तो थप्पड़ भी मारा। और जब तक हम पीछे 3-3 मंजिल से कूद काद करके जो है ना निकल गए, 1.5 घंटे तक फायरिंग दनादन हुई, 3 आदमी वहाँ मर गए, 15-20 इंजर्ड हो गए। सारा घर जैसे जलियांवाला बाग था उसी तरह से जो है छलनी कर दिया गया। वो तो एक घर था चारों तरफ से घिरा हुआ। उस वक्त भी मैंने सुना कि कई लोगों की मृत्यु हुई थी, एक लड़की भी थी, उसकी भी मृत्यु हुई। 3 की मृत्यु हुई ना। एक मेरा पाली था, वो नीचे दरवाजे में था, पशुओं की जो करता था। एक लड़की खिड़की में बैठी हुई थी, उसको गोली लगी। एक वो औरत बूढ़ी थी, वो दूध निकाल करके आ रही थी, गली में थी, उसको गोली लगी। और कई इंजर्ड हुए, कईयों को किसी के पैर में लगा, किसी के मतलब इस तरह से कई इंजर्ड हुए। उसके बाद फिर तीसरा चुनाव आता है तो राजीव गांधी जी की एक स्टोरी आ जाती है बीच में, वो आपका समर्थन करते हैं, आपसे मिलते हैं। उसके बाद ही प्रथा शुरू होती है कि आप कांग्रेस से जुड़ गए। मैं कांग्रेस में नहीं था, हम चौधरी देवलाल के साथ। हाँ, उस वक्त थे, पर संघर्ष में बाद में। उसके बाद जो है ना, जो अमीर सिंह का मर्डर हुआ और सारी घटना अपने घर पर घटी, उसको लेकर के राजीव गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर के मदीना, महम, बैंसी, जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटी वहाँ सब जगह गए। और मदीना अपने घर के पास उन्होंने अपना भाषण भी दिया। वो जो खोल थे सारे इकट्ठे कर रखे थे, मेरी मिसेज ने उनके दिखाए भी, और वो फिर लेके भी गए। आलू वालिया थे सरदार जी, वो उनको लेकर गए और लेकर उससे जो है ना वो माला बना करके पार्लियामेंट में गए।
तो उस वक्त जो है ना राजीव गांधी जी घर पे जो अपनी स्पीच दी, उन्होंने ये कहा था कि सोमवार को देखना मैं क्या करता हूँ, पार्लियामेंट नहीं चलेगी जब तक इनका इलाज नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ना पार्लियामेंट में जा कर के उस दिन उन्होंने जो है ना पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और ओम प्रकाश का चौटाला का जो है ना रिजाइन हुए बगैर आगे पार्लियामेंट नहीं चलने तो मतलब पिता की कुर्सी भी गई उसके बाद, सुना है मैंने, फिर और पुत्र की भी गई। ऐसा पुत्र बाप को भी घेर लेगा ऐसा। और राजीव गांधी ने जो स्टेप उठाया वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हमारी तो कोई जान थी ना पहचान थी, लेकिन जुल्म था, अत्याचार था, प्रजातंत्र का हनन था, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक इन लोगों ने किया था। उस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, उस बात को उठाने के लिए राजीव जी हमारे यहाँ आए और अपने भाषण में सीधे कह गए थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में अगले सोमवार को पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। ये उनने सारा सब कुछ करा। उसके बाद केस, वो भी केस हमारे ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बहुत बढ़िया फैसला किया। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील लगाई, वैसे इस तरह सारी घटना हुई, तो उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की इंक्वायरी डिप्यूट कर दी और सीबीआई असिस्ट करेगी। कमीशन डिप्यूट हुआ, एक मिस्टर आनंद थे जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, उनको डिप्यूट किया। वो 6 महीने तक बैठ करके चले गए, उनको कोई हेल्प चौटाला सरकार ने इन्होंने नहीं दी, कोई एक क्लर्क की भी मदद नहीं करी। उसके बाद वो रिजाइन करके चले गए। दोबारा फिर मिस्टर शेखिया थे, उनको डिप्यूट किया। उसके बाद इंक्वायरी चली और उस इंक्वायरी में क्लियर कट जो फाइंडिंग आई, उसमें ये कहा कि ओम प्रकाश चौटाला और इसके आदमियों की वजह से, क्योंकि इंक्वायरी में डायरेक्ट नेम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया कि ओम प्रकाश चौटाला और इसके आदमियों ने सारा सब कुछ किया। उस इंक्वायरी में कोई कार्रवाई नहीं, सारा सब कुछ ऐसे ही रहा। एक घटना और जुड़ी थी, अभय सिंह चौटाला बूथ कैप्चरिंग का शायद कुछ ऐसा मामला आया था, वो किस टाइम की बात है? वो उसी वक्त की बात है। ये वो रीपोलिंग हुई ना 27 के बाद, 28 तारीख को, 28 फरवरी को, उसमें एक हमारे बैंसी गांव का भी बूथ था, और बैंसी और खरक दोनों एडजॉइनिंग गांव हैं। तो वो हरी सिंह सरपंच और लोग जो है वहाँ पर थे, भाई कोई गलत काम ना हम होने देंगे। तो ये अब आया है, इसने जोर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करी, लोगों ने उसको रोका। इसमें हरी सिंह आगे था, इन्होंने रोका, तो इसने जो है ना एकदम से सीधी फायरिंग खोल दी, जिसमें 3 आदमी वहाँ पर मरे। उसके बाद एक बात चली, जैसे अपनी हरियाणा में बोलते थे कि अभय सिंह चौटाला को मारना ले दिया था फिर, और वो एक हरबंस नामक पुलिसकर्मी थे, उनके कपड़े वगैरह चेंज करके। लोगों में इतना गुस्सा था, कुछ भी कर सकते थे। इसने अंदर स्कूल में ही एक कांस्टेबल, जो हरबंस नाम का कांस्टेबल था, उसको बलि का बकरा बनवा दिया, उसके कपड़े उतारे, खुद पहने, अपने उसको पहना दिए और लोगों में निकाल दिया। वो लोगों ने अब समझ करके उसको मर्डर कर दिया। और अब है जो ना छतों के ऊपर छत पाड़ करके स्कूल की, वहाँ से बताते हैं, हम नहीं थे वहाँ पे, इस तरह की घटना सारी हुई। तो 33 साल इस घटना को गुजर गए हैं। और दांगी साहब, उसके बाद यदि हम चौटाला परिवार से बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो एक साजिश थी, उसके बाद भी हमारे विधायक महम से चुन करके आए। कोई बात नहीं, वो चीज़ हमारी शराफत का नतीजा था। लोगों ने हमारा साथ दिया है ज़बरदस्त, 250 वोटों से हम हारे वो इलेक्शन, और हारने का मतलब था हमारी इंसानियत और बैलेट पेपर। अगर मशीन होती तो वो 10,000 से जीत मेरी होती, लेकिन वो बैलेट में जो है ना इनका राज था, इनकी गड़बड़ ने। और हमने काउंटिंग में भी लोग पकड़े जो हमारी वोट उनके उसमें जो है ना बंडल में बांध करके सारा सब कुछ करने लग रहे थे। फिर भी हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि अब हम इलेक्शन नहीं हार सकते किसी तरह से भी। वो 250 वोटों से हमारे, इसी वजह से दे दो इन्हीं को, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इस तरह से, वरना इलेक्शन हारने वाली कोई बात। अच्छा, ये बात तो आपने बाद में सोची दांगी साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप भी बचा सकते थे मैम को जलने से। यदि उस वक्त आप पीछे हट जाते या पंचायत वगैरह करते, तो ये कहते कि भाई कोई नहीं, अपने विधानसभा का नुकसान हो जाएगा, मैं चुनाव फाइट नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा मन में आया या फिर लोगों ने? देखो एक बात जो मैंने पहले भी बताई थी, जी,
कि हमारा पंचायती सिस्टम है, उस पंचायत की वजह से ही चौधरी देवलाल 3 बार एमएलए बन करके गए। पंचायत ने फैसला किया, मेरे बस की बात नहीं। अब पंचायत की इज्जत ना करें तो मुश्किल, और इज्जत करें तो फैसला मान करके चलना पड़ेगा, तो फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब पंचायत की इज्जत के लिए लड़ना पड़ा। पगड़ी की लाज के लिए इलेक्शन हमने लड़ा, और उसमें लोगों ने डट करके साथ दिया। इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, वे जिसकी वजह से तुमने जो कुछ सारा आज बैठे हो राजनीति में ख़त्म है। देखो, जिस टाइम चौधरी देवीलाल ने हिसार से पद यात्रा शुरू करी थी SOL के मुद्दे को लेकर, मैम की सरहद तक 100 आदमी भी बड़ी मुश्किल से होंगे, सारे टोटल 100 आदमी। मैम आकर के हमने हजारों आदमियों का जत्था उनके साथ जोड़ करके करा, और उसके बाद कारवां जुड़ता चलेगा, सारा सब। इसमें कितनी सच्चाई है कि पूरे विधानसभा में आपको जहां दफ्तर खोलते, शाम को बात हुई, सुबह बंद हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपको एक मतलब 4 दीवारी वाला एक प्लॉट मिला, वहां आपको खुले में एक दफ्तर जमाना पड़ा। हाँ, यही थी बात। हमने 5-6 जगह दफ्तरों की बात करी, शाम को बात करी, सुबह हम यहाँ पर कुर्सी डालेंगे, रात को ही उनके ऊपर दबाव डाल करके वो सारी चीज़ करते चले गए। फिर मेरा दोस्त है धर्मवीर एडवोकेट, उनका पहले प्लॉट था खाली, वहाँ पर टेंट लगाया और हमने वहाँ से इलेक्शन लड़ा, और वो भी उस दिन वोटिंग वाले दिन उसको भी फूंक दिया इन लोगों ने। 4 बार आप विधायक बने, 91 में बने, 96 में हारे, 2000 में हारे, उसके बाद हैट्रिक लगाई आपने। 5 में बने, 2005 में, 2009 में बने, 2014 में बने, 19 में आके फिर हार गए। 2024 का चुनाव है, उसको किस नज़र से देखते हो आप? 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी का है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर। आप कहीं भी जाओ, नाम आएगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि 10 साल का जो राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, सबसे बड़ी बात तो सुख शांति का राज, कानून व्यवस्था को पूरा काबू कंट्रोल करके पूरे प्रदेश को सुख से अपना जीवन यापन करने के लिए, बढ़िया जीवन जीने के लिए, हर किसी को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने के लिए अधिकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट किया, चाहे वो किसी भी लाइन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, यूनिवर्सिटी या नाम मेडिकल कॉलेज की है बात, और सब तरह से एजुकेशन की बात है, सब मतलब बढ़िया ढंग से पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात है, जो मतलब एक मूलभूत सुविधा जनता के लिए होनी चाहिए प्रदेश में, वो सारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली। आज उसी बात को याद करके सारी जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले करके आज कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। यहाँ की जो बात है, जो आज का राज है, बजट आता हर साल, आप भी बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, बजट आता हर साल, डिपार्टमेंट वाइज बजट आता है, लेकिन काम कहीं हुआ नहीं नज़र आता। वो कहाँ जाता है बजट, भगवान जाने। मंदिर में लगा रहे हैं कि मस्जिद में लगा रहे हैं कि गुरुद्वारे बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए वो कहीं भी कुछ भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 10 साल में एक ढाणी भी अगर कोई है 2, 4, 5, 7, 10 घरों की, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में काम हुआ, चाहे गली बनाने का हुआ। तो उस बात को आज लोग याद करते हैं हर तरह से, और उसकी वजह से आज फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी का मूड लोगों ने बना रखा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात करें, 19 में आपने देखा नुकसान जो हुआ पार्टी को, गुटबाजी की बड़ी बात आती है। आप हुड्डा साहब के गुट से हो, शैलजा गुट से हो, रणदीप गुट से हो, किरण गुट से हो, कौन से गुट से संबंधित हो आप? मैं पहले तो कांग्रेसी हूँ। राजीव गांधी ने जो हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था, राजीव गांधी की कलम से मेरी कांग्रेस पार्टी में एंट्री है। पहले मेरी बात कांग्रेस पार्टी से है, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। 9 साल से अगर इस कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर खड़ा रखा है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र की मेहनत की वजह से खड़ा है। आज हम कोई भी दूसरी तरह की बात करें तो वो कोई मायने नहीं रखती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही आज कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में और उनके काम की वजह से है। ऐसा माना जाता है यदि गुटबाजी नहीं होती तो शायद 2019 के जो चुनाव थे, सामान्य चुनाव, उसी में कांग्रेस की सरकार बन जाती। पर आपने तो स्वयं देखा है कि आप जब जींद के अंदर गए थे तो नारे लगे थे आपके सामने भी कि पिता पुत्र की नहीं चलेगी। कुछ एक आदमी होते हैं, कुछ एक आदमी होते हैं जो सेल्फिश हैं, स्वार्थी लोग हैं, जिनको किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है
कि कैसे पार्टी चलती है, कैसे संगठन चलता है, सारी बातें इस तरह के लोग फिर मेरे बीच में उनके साथ सामने आने के बाद, बात करने के बाद सारे चले गए वहाँ से। आप थे क्या वहाँ? नहीं, मैंने वीडियोस देखी थी, मैं तो नहीं था वहाँ वो पर। सारे जैसे आप लोग बोल रहे हो ये बात हुई थी। वहाँ से जी। चले गए। वो ये कह रहे थे कि हमारी भी बात होनी चाहिए, जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं। मैंने उनको कहा कि एक एक मिलना है तो एक एक आ जाओ, यहीं पर रोकता हूँ, बाकी सबको आपकी बात करवाता हूँ। इकट्ठे करनी है तो यहाँ पर आपके सामने बुला देता हूँ। कोई बात मंजूर नहीं। एक बार तो उन्होंने कहा कि हम 10 आदमियों के नाम देंगे, हमारे 10 आदमियों को मिलवा दो, वल्लाह वो नाम। किरण जी का भी एक बयान आया था कि हुड्डा भूले ना 2005 जैसे भजनलाल जी के साथ हुआ था वैसा हो सकता है। उसके बाद अनिल विज जी का एक बयान आया है कि हुड्डा के लिए तो मैंने जेल के अंदर कमरा तैयार करवा दिया, सीएम के सपने ना देखे। कई साल हो गए ये कमरे तैयार करते थे, उन्होंने कई साल हो गए। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के लिए काम किया है। ये राजनीतिक बातें, खोखले सौदे हैं, इस तरह की बातें करने का कोई हिसाब नहीं बनता। भूपेंद्र हुड्डा ने सच्चे मायने में इस प्रदेश की सेवा करी है। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू। खैर, बात तो थी महम कांड की और राजनीति 2024 तक पहुंच गई है। दांगी साहब, जो आपको देख रहे हैं, अंत में क्या संदेश दोगे? संदेश तो यही है कि प्रदेश में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा राजनीति से जोड़ करके चलें, क्योंकि कोई भी आदमी है भाईचारे से, लोगों से बड़ा कोई नहीं है। चाहे आनंद सिंह दांगी है, चाहे मनोहर खट्टर है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जनता का साथ है तो सब कुछ है, ना तो एक अकेले हम हैं। जनता में सुख शांति रहनी चाहिए और किसी को जिम्मेवारी मिले तो जन सेवा, एक राजनीति को जन सेवा मान करके करने की ज़रूरत है, ना कि अपना स्वार्थ और अपनी आकांक्षाएं पूरे करने के लिए। मेरा यही है कि हमारे प्रदेश में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे और लोगों की सुख शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर तरह से लोगों में प्यार, सद्भावना रखते हुए हम आगे बढ़ें और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का साथ दे करके कांग्रेस पार्टी का राज बने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। तो स्टोरी आपने देखी कैसे एक सत्ता के लालच में एक नाक की साख बनाई गई। ओम प्रकाश चौटाला जी का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था, महम का बहम निकालने का सपना था, वो कैसे चूर हुआ। उसके बाद बने विधायक भी बने ओम प्रकाश चौटाला और मुख्यमंत्री भी बने। खैर, पिता और पुत्र जो थे वो मोह था, क्या था, वो तो स्टोरी आपने सुन ली है। आप क्या समझते हो, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक का इतिहास है कि एक खूनी उपचुनाव हुआ था, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और 2024 की राजनीति को किस तरह देखते हो? महम के जो साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डांगी साहब, आनंद सिंह डांगी के बारे में क्या कहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।